गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम एग्रीकल्चर की क्लास में खरपतवारों के बारे में बात कर रहे थे, बहुत लंबा टाइम हो गया, हमने बहुत टाइम से क्लासेस ली थी, तो हम आज नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम ना पहले थोड़ा सा पुराने वाले टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। हमने एक ही में सिर्फ एक ही टॉपिक स्टार्ट किया है खरपतवारों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमने उसके बारे में डेफिनेशन पढ़ी कि खरपतवार होते कहाँ, कैसे खरपतवार कहते हैं कि नहीं। देन हम उसके बारे में ये स्टडी की थी कि इसके ऊपर स्टडी किसने की थी, फादर ऑफ वीड साइंस किसको कहा गया है, एंड देन इसके ऊपर जो रिसर्च स्टेशन बना हुआ है जो कहा है जबलपुर में, उसके बारे में डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हुई थी हमने उसके बारे में खरपतवारों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने खरपतवारों को ऑलमोस्ट 5-6-7 भागों में बांटा था। पहला हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था उसके जीवन चक्र के आधार पर, जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि जो खरपतवार होते हैं वो 3 तरीके से बांटे गए हैं। पहले 1 वर्षीय, दूसरे होते द्विवर्षीय और लास्ट में होते बहुवर्षीय। और नेक्स्ट हमने जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किया गया था उनके बीज पत्रों के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने 2 तरीके के बीज पत्रों के बारे में पढ़ा था कि पहले होते हैं एक बीजपत्री, यानी जिनके अंदर बीज पत्र यानी जब उनको बांटा जाता है तो वो क्या होता है सिर्फ एक ही भाग में बंट पाते, दालों की तरह 2 भागों में नहीं बंट पाते, या जिनमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था द्विबीजपत्री के बारे में, यानी ऐसे खरपतवार जिनके अंदर 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, कौन से खरपतवार, द्विबीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। इसी सीरीज में हमने जो तीसरा क्लासिफिकेशन किया था वो किया गया था पत्तियों के आधार पर, यानी पत्तियों की बनावट के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने खरपतवारों को 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला बात की थी हम लोगों ने सक्रिय पत्ती वालों के बारे में, दूसरी बात की थी हम लोगों ने चौड़ी पत्ती वालों के बारे में, यानी ऐसे खरपतवार जिनकी पत्तियां सक्रिय और लंबी होती है, नेरो लीव वाले, उनको हम लोगों ने सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों में रखा था, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने बात की थी कि दूब घास इस कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट बात की थी हम लोगों ने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, यानी ज़्यादातर जो खरपतवार है वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हम लोगों ने बथुआ, हिरनखुरी और कृष्णनील आदि खरपतवारों के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने जो खरपतवारों का वर्णन किया था वो किया था फसल के संबंध के आधार पर, यानी ये खरपतवार फसलों से किस प्रकार से संबंधित होते हैं। इसके आधार पर हम लोगों ने 5-6 तरीके से खरपतवारों को बांटा था। पहले होते हैं ऑब्लिगेटरी खरपतवार, या फिर जिसको हम कहते हैं विकल्पिक खरपतवार, यानी ऐसे खरपतवार जो खरपतवारों को फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हम लोगों ने इसी में आगे बात की थी मिमिक्री खरपतवार, यानी नकलची खरपतवारों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी यानी कुछ ऐसे खरपतवार जो क्या होते हैं, मुख्य आकार और रंग में कैसे होते हैं, मुख्य फसल की तरह होते हैं। उसी आधार पर हम लोगों ने एक और बार इसमें क्लासिफिकेशन किया था, वो क्या था विशेष जलवायु खरपतवार, यानी ऐसे खरपतवार जिनको उगने के लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था खरपतवार के वर्गीकरण में प्रजनन के आधार पर, यानी प्रजनन के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया था। पहले ऐसे खरपतवार जो केवल बीजों के माध्यम से अपने संख्या में वृद्धि करते हैं या प्रजनन करते हैं। दूसरे वो खरपतवार जो वानस्पतिक भागों की से अपना प्रजनन करते हैं, यानी बीजों के साथ साथ अगर उनका कोई भी वानस्पतिक भाग, चाहे जड़, तना, पत्ती, ट्यूबर, राइजोम, जो भी मृदा में रह जाता है, उससे वो अपने समान एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी यानी ऐसे खरपतवार जो बीजों एवं वानस्पतिक भाग दोनों द्वारा क्या होता है, खरपतवार अपने संख्या में वृद्धि करते हैं या प्रजनन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी बहुवर्षीय खरपतवारों की, यानी वो खरपतवार जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, वो क्या करते हैं अपना बीजों प्लस वानस्पतिक भाग दोनों द्वारा अपने अंदर क्या करते हैं, प्रजनन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक खरपतवार को डिवाइड कर लिया था। लास्ट हमने बात की थी, जो नेक्स्ट टॉपिक चला था वो क्या था कि खरपतवारों का कंट्रोल कैसे करते हैं। खरपतवारों को कंट्रोल की बात करें तो खरपतवारों को 3 विधियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहली होती है भौतिक विधि, दूसरी होती है जैविक विधि और तीसरी होती है रासायनिक विधि। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था खरपतवार का नियंत्रण।
खरपतवार नियंत्रणों में पहला भौतिक विधियों द्वारा या यांत्रिक विधियों द्वारा। दूसरा होता है हमारे जैविक विधि, और जो नेक्स्ट होती है वो होती है रासायनिक विधि। तो खरपतवारों को 3 विधियों द्वारा नष्ट किया या नियंत्रित किया जा सकता है। पहली होती है भौतिक या यांत्रिक विधि, दूसरी होती है जैविक विधि और तीसरी होती है रासायनिक विधि। हम लोगों ने जो आखिरी का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी भौतिक विधियों या यांत्रिक विधियों के बारे में, यानी ऐसी विधियाँ जिसमें हम पौधों को भौतिक तरीके से, जैसे कि चाहे हम लोगों ने निराई गुड़ाई की हो या हाथ से उखाड़ा हो या फिर क्या हुआ जो खरपतवार को बार बार काटा हो या फिर उन्हें जला दिया गया हो, यानी किसी भी भौतिक क्रिया के द्वारा जब हम लोग खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं तो उसको कहते हैं भौतिक नियंत्रण या यांत्रिक नियंत्रण। अब बात करते हैं जैविक नियंत्रण की या जैविक विधियों की। तो जैविक विधियों के बारे में बात करें तो ये सबसे नया कॉन्सेप्ट है जो अभी भी स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी जीव, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या बड़े जीव हो, उनके माध्यम से खरपतवारों को नष्ट किया जाता है और इसी विधि को क्या कहा जाता है, जैविक विधि। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम इसमें कहेंगे कि यानी किस खरपतवारों को किसी जीव के माध्यम से नष्ट करना क्या कहलाता है, जैविक विधि कहलाता है। इसमें क्या होता है, खरपतवारों को नष्ट करने में टाइम तो लगता है परंतु खरपतवारों का कंप्लीट कंट्रोल होता है, यानी जब अगर एक बार खरपतवार उस क्षेत्र से कंट्रोल हो जाते हैं तो वहाँ दोबारा उन खरपतवारों को उगना असंभव या नामुमकिन हो जाता है। अगर जैविक विधियों के एग्जाम्पल की बात करें तो हम सबने सुना होगा लेंटाना कैमरा के बारे में, जिसे हम कांग्रेस घास भी कहते हैं। कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम क्रोसीडामा लेंटाना नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। यानी जो लेंटाना कैमरा होता है जिसे हम कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाने जाते हैं, अगर हम उसके बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करेंगे तो उसके कंट्रोल के लिए क्रोसीडामा लेंटाना नामक जीव होता है। तो इसका प्रयोग जब हम लेंटाना कैमरा पे करते हैं तो ये जीव क्या करता है, इसको कम्प्लीटली नष्ट कर देता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें गाजर घास की, जिसे हम पार्थेनम नियम स्पीसीज के नाम से जानते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसके कंट्रोल के लिए हम प्रयोग करते हैं जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। नामक जीवाणु का प्रयोग इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। यानी जैविक विधियों में किसी भी जीव के प्रयोग के द्वारा हम खरपतवारों को नष्ट करते हैं, जिसके 2 एग्जाम्पल है। पहला है लेंटाना कैमरा, जिसे हम कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जानते हैं, उसके कंट्रोल के लिए हम प्रयोग करते हैं क्रोसीडामा लेंटाना नामक जीव का। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है अपना गाजर घास, जिसे हम पार्थेनम स्पीसीज के नाम से जानते हैं और उसके कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। ये होते हैं हमारे जैविक विधियों के एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं हम रासायनिक विधि। रासायनिक विधि यानी किसी भी रसायन के द्वारा खरपतवारों को नष्ट करना, वो रासायनिक विधि कहलाती है। किसी भी रसायन द्वारा खरपतवार को नष्ट करना रासायनिक विधि होती है। और इसमें भी खरपतवारों को इसमें भी रसायनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं हर्बिसाइड और दूसरे होते हैं वीडिसाइड। पहले होते हैं हर्बिसाइड और दूसरे होते हैं वीडिसाइड। हर्बिसाइड यानी शाकनाशी और
और वीडिसाइड मतलब खरपतवारनाशी। शाकनाशी मतलब ऐसे रसायन जो किसी भी पर्टिकुलर खेत में उपस्थित सभी शाकों को या सभी वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं, हर्बिसाइड या शाकनाशी कहलाते हैं। वीडिसाइड की बात करें यानी ऐसे रसायन जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में उपस्थित केवल खरपतवारों को नष्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं? वीडिसाइड कहलाते हैं। तो इन दोनों के खरपतवारों को नष्ट करने की क्षमता के आधार पर खरपतवार नाशियों को 3 या 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है वो बांटा गया है वर्णात्मक एवं अवर्णात्मक खरपतवारनाशी। जो पहला डिवाइड किया गया वो किया गया वर्णात्मक या अवर्णात्मक खरपतवारनाशी। वर्णात्मक यानी ऐसे खरपतवारनाशी जो केवल टारगेटेड पौधे यानी जिनके लिए इनको प्रयोग किया गया है केवल उन्हीं को नष्ट करते हैं वर्णात्मक खरपतवारनाशी कहलाते हैं। जैसे 2,4-D, बासालिन, एट्राजिन आदि ऐसे खरपतवार होते हैं, खरपतवारनाशी होते हैं जिनका प्रयोग केवल उन पौधों के लिए या ये केवल उन्हीं पौधों को नष्ट करते हैं जिनके लिए इनको प्रयोग किया गया है। कौन से? वर्णात्मक या सेलेक्टिव खरपतवारनाशी कहलाते हैं। नेक्स्ट होते हैं अवर्णात्मक खरपतवारनाशी यानी ऐसे खरपतवारनाशी जो किसी भी पौधे पर गिरने के बाद उसको नष्ट कर देते हैं, ये इनका कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता। अवर्णात्मक या नॉन सेलेक्टिव खरपतवारनाशी कहलाते हैं यानी ये किसी भी मुख्य पादप को सेलेक्ट नहीं कर पाते, जैसे कि पैराक्वाड, डायक्वाड आदि खरपतवारनाशी ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर उस एरिया में उपस्थित सारी ही शाखों को नष्ट कर देते हैं। तो पहला जो खरपतवार रासायनिक विधि का वर्गीकरण किया गया वो किया गया उनके सिलेक्शन के आधार पर। उसमें खरपतवारनाशी को 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है वर्णात्मक खरपतवारनाशी और दूसरा होता है अवर्णात्मक खरपतवारनाशी। इसी में अगर आगे बात करें तो दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो उनके कॉन्टेक्ट एरिया के आधार पर किया गया है। दूसरा बात करें तो जो दूसरे खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण किया गया है रसायनों का वो किया गया उनके संपर्क वाले स्थान के आधार पर यानी ऐसे पहले होते हैं संपर्क कॉन्टेक्ट वीडिसाइड, दूसरे होते हैं सिस्टमेटिक वीडिसाइड। कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक मतलब होता है यानी ऐसे खरपतवारनाशी जो पौधे के जिस हिस्से पर गिरते हैं केवल उसी को ही नष्ट करते हैं। माना कि ये कोई पादप है, अगर ये खरपतवारनाशी केवल पत्तियों पे गिरेगा तो केवल सिर्फ पत्तियों को नष्ट करेगा। अगर ये किसी पौधे की शाखा पे गिरेगा तो केवल सिर्फ शाखा को नष्ट करेगा। यानी ऐसे खरपतवारनाशी जो उनके संपर्क में आने वाले कॉन्टेक्टेड एरिया को ही नष्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट वीडिसाइड या संपर्क खरपतवारनाशी कहलाते हैं। जिसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है वीड ऑयल या पैराक्वाड। यानी ऐसा खरपतवारनाशी, ये 2 ऐसे खरपतवारनाशी जो अगर पौधे के जिस हिस्से पर गिरेंगे वो केवल उसी को ही नष्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है सिस्टमेटिक वीडिसाइड यानी ऐसे खरपतवारनाशी जो पौधे के किसी भी हिस्से में गिरे वो क्या करता है उसके तंत्रिका तंत्र या पूरे सिस्टम में प्रवेश करता है और प्रवेश करके पूरे ही कंप्लीट पादप को नष्ट कर देता है, सिस्टमेटिक वीडिसाइड कहलाता है। यानी ऐसे खरपतवारनाशी जो किसी भी हिस्से पे गिरने के बाद पूरे कंप्लीट पौधे को नष्ट कर देते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल है अपना 2,4-D,
पेंडिमेथालिन आदि। तो कॉन्टेक्टेड एरिया के आधार पर खरपतवारनाशकों को फिर दो भागों में बांटा है। पहला हम लोगों ने जो रासायनिक खरपतवारों का खरपतवारनाशकों का वर्गीकरण किया था वो किया गया था उनके सिलेक्शन के आधार पर, यानी ऐसे जो केवल सेलेक्टिव होते हैं, कुछ नॉन सेलेक्टिव। इसी आधार पर हम लोगों ने दूसरा क्लासिफिकेशन किया खरपतवारनाशकों का, वो किया उनके कॉन्टेक्टेड एरिया के आधार पर, यानी ऐसे खरपतवारनाशक जिनमें जो केवल कॉन्टेक्टेड जिस एरिया पे वो संपर्क में आते हैं केवल उसी को नष्ट करते हैं, और ऐसे जो सिस्टमेटिक यानी किसी पे भी गिरे परंतु पूरे ही पादप को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई हो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो बचा है वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।